आत्मवंदन मैम, नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आपका मैं स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी वेलकम। नमस्कार। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा थैंक यू, आज थैंक आपको यू। इस प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी आपका, बट आपने आज मुझे टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अ, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? महीने 4 महीने हो गए मुझे लगता, हाँ 5 महीने बाद। मैम, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपको मेरी आ रही कि नहीं? जी जी जी, एक्चुअली बीच आ में रही है। ये स्टिल हो जाता है, इसलिए हाँ हाँ हाँ। कोई बात नहीं। मैम, हम पहले मेडिटेशन कर लेते हैं 20 मिनट्स का, तब तक लोग भी जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम अपना बुक ठीक का है। पार्ट ले लेंगे। ठीक है, कर लीजिए। हाँ तो ठीक। मैं ओके। आप गाइड कराएंगे, मैं म्यूजिक शेयर हाँ कर हाँ। दूं। ओके। बिल्कुल हाँ। आराम से बैठ जाएं फ्रेंड्स। चश्मा लगाया हो तो उतार दे। हाथों में हाथ लॉक करके, पैरों में पैर क्रॉस करके, और अब हम अपने ध्यान की दुनिया में, तो एकदम रिलैक्स हो जाए पूरी तरह से सारी मैम, चिंताओं वॉल्यूम को। ठीक है क्या म्यूजिक की, और थोड़ा सा हाँ। इंक्रीज नहीं नहीं, करूं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना ठीक। जस्ट बी योर सेल्फ। दुनिया को छोड़ के, सारी चिंताओं को, सारे विचारों को 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए उठा के एक तरफ रख देंगे, और इस यात्रा पर, छोटी सी यात्रा जो ध्यान की है हमारी, इस पे उड़ चलेंगे हम। थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा सकते हैं ऋतु। यस, ठीक है। तो हम ध्यान की यात्रा में उड़ना मैंने इसलिए कहा, क्योंकि सांसों पर ध्यान देकर आज हम अपने आप को छोड़ देंगे खुले आसमान में। तो आंखें बंद करके, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, इस पर अपना ध्यान रखें। श्वास आ रही है तो वो कहाँ जा रही है? 2 मिनट के लिए इस पर ध्यान देंगे। देखिए, आती हुई श्वास शरीर के किस भाग की ओर जा रही है। पैरों में जा रही है कि हाथों में जा रही है, कि चेस्ट एरिया में है, सर में है कि पेट में है।
बस ऑब्जर्व करना है। कहाँ जा रही है आपकी सांस। और अगर नहीं पता चल रहा तो भी कोई स्ट्रेस नहीं। बस आते हुए श्वास पर ध्यान दीजिए। अपने आप शरीर के जिस हिस्से को आवश्यकता होगी श्वास वहां तक चली जाएगी बिना किसी प्रयत्न के। यही तो है हमारी बॉडी, मिरेकुलस बॉडी। तो रिलैक्स होकर आती हुई श्वास को महसूस करिए और शरीर में जाने दीजिए। धीरे 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 आप पाएंगे कि शरीर हल्का होता जा रहा है। महसूस करिए। नहीं महसूस हो रहा तो भी कोई बात नहीं। बस एक विचार डाल दीजिए मन में कि हर सांस के साथ शरीर हल्का होता चला जा रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है और कुछ भी नहीं करना। हल्का होते होते शरीर उड़ चला है बादल की तरह इस विस्तृत आकाश में। फ्रेंड्स, हमारा मूल स्वरूप क्या है? हम हैं आकाश, एथर। एथर जब आकाश जब बाकी चार तत्वों से मिलता है तो ये शरीर बनता है। हमारे पास एक एथरिक बॉडी भी है जो कि ब्लूप्रिंट है हमारे बाकी शरीरों का। तो मन ही मन ये जानिए कि मैं हूँ
आकाश, अनंत अनंत आकाश, कोई सीमा नहीं, सब ओर फैला हुआ, सब ओर छाया हुआ। मैं हूँ आकाश। अब हम हल्के होते होते अपने आकाशिक स्वरूप में विलीन होते चले जा रहे हैं। तो आनंद लीजिए अपने उस स्वरूप का, वेटलेस, बाउंडलेस। Enjoy the space, friends. अपने विशाल स्वरूप को एंजॉय करिए, महसूस करिए। कितना आनंददायी है ये अनुभव।
धीरे वापस आने का समय हो गया फ्रेंड्स। तो बहुत आराम से धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आएंगे हम। लास्ट 2 minutes। Last 1 minute। आनंद महसूस करने Last 10 seconds। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे और 5 की गिनती पर आंखों को खोलेंगे। हाथों के अंदर आहिस्ता से आंखों को चाहे तो सर पर फिराएं, अपने हृदय पर रखें, दोनों हाथों पर फिराएं। बहुत एनर्जी जनरेट हो जाती है हाथों में, तो उसको हम सब जगह फैला देते हैं, खासकर जहाँ जरूरत हो वहां घुटनों पर या कमर में, जिसको जहाँ महसूस हो कि उसको जरूरत है वहां आप अपने हाथों को फिरा सकते हैं। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स आज के सेशन के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ध्यान, वापस आने का बिल्कुल मन नहीं था। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ सभी लोग जानते हैं मैम को, और मैं तो हमेशा मैम को स्वाध्याय क्वीन कहती हूँ, क्योंकि थैंक यू सो मच मैम मैं तो मतलब मैं तो आपको ये जो है ना ऐसे ही जानती हूँ। मेरी आपकी जो फर्स्ट बुक थी ना, जो मैंने सुनी थी पीएमसी पर, आपके स्वाध्याय द 4 एग्रीमेंट जो आज आप हमें यहाँ पर सुनाएंगे, उसने मेरी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और अच्छा, आपकी अरे इतनी, वाह। यस, तो क्योंकि जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था तो यही बुक थी जो मैं कई सेशंस में सुनती थी। 4 एग्रीमेंट्स बुद्ध बनो में सुना, फिर जेटीटीपी में सुना, उसके बाद फिर मैंने पीएमसी पे आपकी बुक का स्वाध्याय सुना, और मैंने इम्प्लीमेंट किए ये 4 एग्रीमेंट्स को अपनी लाइफ में। तो मेरा बहुत मन था कि आप कभी आकर इस किताब को खुद, मतलब ऐसे तो हम सभी स्वाध्याय करते हैं, बट मेरी दिल से इच्छा थी कि ये बुक मैं आपसे ही करवाऊं। लाइक इसकी समरी जो है वो आज आप, और आपने मुझे टाइम दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आज आपने समय निकाला। वेलकम वेलकम। रियली मैम। और आपने आपने ये बोला, ये किताब जो है मेरे पास हमेशा रहती है वैसे तो, पर इसको मैंने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी बहुत दिनों से मैं सिर्फ इसको जेटीटी पर ही पढ़ती थी। पर इस बार जेटीटी में उन्होंने कहा, राम सर ने, कि मैम कुछ और बोलिए। और मैं सोच भी रही थी एक दूसरी बुक बोलने का, स्पिरिचुअल ग्रोथ, लेकिन मुझे कोविड हो गया तो मैं उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाई, तो इस बार रह गया। तो मैं सोच रही थी कि किताब को कब से मैंने खोल के नहीं देखा, तो आज आपने मौका दिया मुझे वापस इसको रिवाइज करने का। मैं भी यही था कि मुझे शुरू से, मैम बुक्स तो आपने बहुत किया है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बुक से एक डिफरेंट अटैचमेंट है मेरा भी, देखिए। अरे वाह। तो मैं भी इस बुक को पढ़ रही हूँ, और बहुत ही लाइक थर्ड टाइम मैं पढ़ रही हूँ इस बुक को। हाँ, ये बहुत मुझे तो अमेजिंग बहुत बुक है। पसंद एक है। यस। किताब ये, और एक मुझे रामथा बहुत पसंद है। रामथा को मैंने बहुत बार पढ़ा, लेकिन मेरी बुक अभी चली गई है, मेरी डॉटर ले गई, तो फिर मैं उसको रिवाइज नहीं कर पा रही हूँ।
और एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। ये हाँ ऐसी किताबें हैं ऑटोबायोग्राफी, यस कि आप कितने बार भी इनको पढ़ सकते हो, कितने बार बिल्कुल। भी। तो मैम हम आगे बढ़े। मैम हैदराबाद से, हम एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन दे दूं। वैसे तो आप सभी, हम लोगों ने अपने कन्वर्सेशन में हम्म सबको पता ही है, कविता दीक्षित जी को कौन नहीं जानता। तो मैंने आपको कहा कि मैं तो आपको स्वाध्याय क्वीन बोलती हूँ। तो मैम थैंक हैदराबाद यू। से हैं, और हम सभी उनकी जो मैम की हंसी है ना, तो ऐसे लगता है कि घंटियां बज रही है। तो मैं तो जब अरे सुनती थी तो वाह। मैं खुद खुश हो जाती थी आपकी वो जो आपकी हंसी की जो वॉइस है। तो हाँ। और आपकी जो, आज मैंने, आपने खुद ने मेरे को कांटेक्ट किया, मैंने वही, मैं अपनी सिस्टर को बोल रही थी कि मास्टर्स जो है हमें पीएसएसएम में कहते हैं, ना कोई सीनियर है ना कोई जूनियर है। आप इतने अम्बल हैं कि आपने मुझे एक लंबे इंटरवल के बाद आपने खुद कहा कि आप ये सेशन करना चाहते हैं। तो मैं मतलब लिटरली मैं आपसे बहुत सीखती हूँ, आप लोगों से, जितने भी यहाँ मास्टर्स हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। ये सत्संग की ये खासियत है कि ये एक बहुत बड़ा परिवार है। और जो आपने कहा ये सही है, क्योंकि मैं तो सोचती हूँ मैं कुछ भी नहीं, कितने सीनियर मास्टर्स हैं जो इतना मतलब पहुंचे हुए हैं, पर आप उनसे मिलते हो तो ऐसा लगता ही नहीं है, लगता लगता बस नहीं वो है। आपके फ्रेंड ही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इसकी ऑर्गेनाइजेशन की, जो मुझे बहुत खास लगी। मैंने जो आत्मा की यात्रा अपनी बोली उसमें भी मैंने इसको जरूर डिस्कस किया कि अमूल्य ने मेरे से पूछा कि आपको क्या अलग लगा, क्योंकि मैं बहुत जगह कई गुरुओं के पास में गई हूँ। तो मैंने कहा यहाँ की बात यही है कि यहाँ का जो अपनापन है, अपना। बस यस वो ये है यहाँ का खासियत बिल्कुल। सबसे बड़ी। तो तो फ्रेंड्स, 4 एग्रीमेंट्स को शुरू करते हैं हम। यस और मैम। सबसे बड़ी बात तो मैं पहले आपको ये बताऊं कि लोग मुझे बोलते हैं मैं हैदराबाद से हूँ या मैं श्रीनगर से हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हम हमारे बॉडी में पूरे भारत का पानी है। हम पूरे इंडिया के हैं। हेलो हेमा जी। क्योंकि ऐसा हुआ कि उनकी इतनी पोस्टिंग होती है, एवरी 3 इयर्स होती है, और नई जगह हम पहुंच जाते हैं और फिर वहां 3 साल रहते हैं। तो अब मैं कहीं कह ही नहीं सकती हूँ कि मैं कहाँ की हूँ। यहाँ पे अभी बिल्कुल हाल ठीक है, हम फिलहाल हम सभी पूरे भारत के हैं। हाँ, तो अभी हाल फिलहाल हम श्रीनगर में हैं, तो हम कश्मीरी हैं। तो मैं अभी प्रदीप सर के उसमें गई ना, तो मेरे से पूछने लगे ऐसे गाल पकड़ के, आई यू कश्मीरी? मैंने कहा क्या मैं लग रही हूँ सर, थैंक यू सो मच। उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हो, मैंने कहा मैं श्रीनगर से आई हूँ। तो बोले अच्छा, यू कश्मीरी? तो हाल फिलहाल में कश्मीरी हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वंडरफुल। तो अब हो गई बातें बहुत, तब हम किताब शुरू करते हैं। फोर बिल्कुल। एग्रीमेंट्स यस आपने मैम। सबने ही इसका स्वाध्याय किया होगा, जो कि पत्री सर के द्वारा रिकमेंडेड पहली कुछ किताबों में 4 एग्रीमेंट्स है। और इसलिए मैंने इसको सबसे पहले खरीदा और पढ़ा, और इसने काफी मेरी लाइफ में चेंज लाया। लेकिन जब मैंने इसको सेशन लेना शुरू किया, तब ज्यादा मैंने इसको एब्जॉर्ब किया। पहले मैंने पढ़ा था, जब पढ़ा तो उतना मेरे ऊपर नहीं असर हुआ इसका। मैंने कोशिश की एग्रीमेंट्स को फॉलो करने की, पर जब मैंने स्वाध्याय लेना शुरू किया इसका, तो इसलिए मैं सभी से कहूंगी कि आप सभी बुक्स पढ़ें और शेयर करें, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट डालती है। जब आप दूसरों को बताते हो ये बातें, तो आप रियलाइज करते हो कि मैं खुद कितना फॉलो कर रही हूँ इसको, और तब बहुत यू मेक अ डिफरेंस। तो सभी लोग जो है अपनी अपनी बुक जरूर शेयर करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे करें, कोई भी बुक पढ़ें बिना हेजिटेशन के करें, क्योंकि कोई भी माँ के पेट से सब कुछ सीख के नहीं आता है। हम धीरे धीरे ग्रो होते हैं, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा है पीएसएसएम कि आपको पूरा मौका देता है ग्रो होने का। यहाँ कोई जजमेंट नहीं है किसी के लिए। तो बिल्कुल खुले दिल से आप करें, और मुझे भी इनवाइट करें उस स्वाध्याय में, मैं जरूर आऊंगी, मुझे बहुत शौक है। वंडरफुल। तो है ना। तो ये 4 एग्रीमेंट ये टॉल्टेक विजडम की बुक है। इसके राइटर हैं डॉन मिगेल रुइज, और टॉल्टेक मास्टर है। ये टॉल्टेक क्या है कि वैसे तो ये मेक्सिको में रहते थे, लेकिन मेक्सिको के भी सदर्न पार्ट में एक रेस रहती है। इनका इनका जो गांव है उसमें सेम पिरामिड्स है जैसे कि इजिप्ट में बने हैं, सन मून और एक तीसरा।
और ये बहुत पुराना एंशियंट सभ्यता है, जो कि ये कहते हैं कि इसमें ये कोई ट्राइब ना कहा जाए इसको, ये इंटेलिजेंट नॉलेजेबल मेन एंड वुमेन का समूह है, जिसमें कि कलाकार हैं बहुत, जिसमें फिलोसफर्स हैं, जिसमें साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इकट्ठा होकर इस ग्रुप को बनाया है अपने। और इसमें बहुत सारी इन्होंने फिर ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी नॉलेज थी, हमने उसको बचा के रखा, क्योंकि आपको मालूम ही है कि पुराने समय से ये चला आ रहा है कि जहाँ भी कुछ होता है नॉलेज या खजाना, तो उसको नष्ट करने के लिए जरूर लोग तैयार रहते हैं। तो इन्होंने अपनी नॉलेज को बचा के रखा, बहुत साल तक छुपा के रखा। और फिर डॉन मिगेल जो है, ये एक्चुअली डॉक्टर थे, मतलब बन गए थे, इन्होंने मेडिकल शिक्षा पाई है, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा टर्न आया कि ये वापस शमनिज्म की तरफ मुड़ गए, और इनका टाइटल डॉन जो है शमनिज्म से ही आता है। और फिर इन्होंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा और स्प्रेड किया। ये ईगल नाइट लिनिएज के नोवेल यानी कि मास्टर है, जिसको ये नगुएल कहते हैं। और इन्होंने फिर इसको, उस विजडम को इस बुक के रूप में लिखा और सबको सब तक पहुंचाया, पूरे वर्ल्ड तक। ये बेस्ट सेलर है, पता नहीं कितनी कॉपीज इसकी छप चुकी हैं। तो इनकी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई? ये कहते हैं 3000 साल पहले एक सिटी थी माउंटेन से घिरी हुई, और वहां पे एक व्यक्ति रहता था जो दूसरों से थोड़ा अलग था, और उसको लगता था कि बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते और जो हमें सीखना है। तो वो एक गुफा में गया और वहां जाके मेडिटेट करता था। और एक दिन जब वो मेडिटेट करके निकला, तो उसको सडनली महसूस हुआ कि सब चीज जो है मैनिफेस्टेशन ऑफ सिंगल बीइंग, हम सब जितने भी इस धरती पर हैं, पेड़ पौधे पत्थर से लेके मनुष्य तक, एक ही चीज के बने हुए हैं, चाहे आप उसे लाइट बोलो या उसको गॉड बोलो। और उसने ये भी देखा कि हम सब एक मिरर की तरह हैं जो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। तो उसने बताया कि हम तो सब लाइट हैं, बने हैं। तो ये वापस आया गांव में अपने, तो गांव वालों ने कहा, अरे तुम तो बदल गए हो, तुम्हारे अंदर से जो इतनी रोशनी निकल रही है, तुम तो भगवान हो गए, गॉड। तो उसने बोला कि हाँ मैं गॉड हूँ, लेकिन आप सब भी उतने ही गॉड, हम सब उसी चीज के बने हुए हैं। लेकिन किसी ने उसकी बात समझी नहीं, और सबने उससे कहा कि नहीं नहीं, ये, उसने कहा कि जो मैंने किया वो तुम भी कर सकते हो। उसने कहा नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते, ये तो तुम ही कर सकते हो, तुम ही गॉड हो, ऐसा बोला। तो इसने काफी समझाने की कोशिश की, फिर इसको समझ में आया कि हम सबके अराउंड एक बड़ा फॉग है, जिसको कि हम माया भी कह सकते हैं, जिसको ये ड्रीम भी कहते हैं। और उस फॉग के कारण हम वो उस मिरर में अपने जैसे हम एक दूसरे का रिफ्लेक्शन नहीं देख पा रहे। तो इसीलिए उस वो जो मिरर, वो जो फॉग है, उसने हमारे जीवन को कठिन बना दिया। तो उसके बाद फिर ये कहते हैं कि वो फॉग किस चीज का है। तो आगे हम जानेंगे किस चीज का फॉग है वो। तो नेक्स्ट चैप्टर में ये कहते हैं डोमेस्टिकेशन एंड ड्रीम ऑफ प्लेनेट। जैसे कि जानवरों को पालतू बनाया जाता है, सिखाया जाता है, उठो बैठो दौड़ के जाओ बॉल लेके आओ। इनका कहना है ह्यूमंस के साथ भी ऐसा ही डोमेस्टिकेशन होता है, ठीक है ना। पहले, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि जो भी आप सुन रहे या देख रहे हो, ये कुछ सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रीम है, जिसको हम बोलते हैं माया। तो ये कहते हैं कि वास्तविक रूप में ये एक होलोग्राफिक इमेज है, जिसको हमें लगता है कि ये सब छूने से ऐसा लगता है ये सब सॉलिड है, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा नहीं है। ये हमारे माइंड में एक स्क्रू है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ सॉलिड है। अगर आप जिल बोल्ट टेलर की जो बुक है माई स्ट्रोक ऑफ इनसाइट वो पढ़ेंगे या उसका स्वाध्याय भी सुनेंगे, तो जब उसको स्ट्रोक हुआ था लेफ्ट साइड में, तो उस राइट साइड, राइट ब्रेन से वो देखती थी, तब वो बाउंड्रीज नहीं देख पा रही थी अपने हाथों की। तो वास्तविक स्वरूप तो हमारा वही है। तो इनका कहना है कि ये एक ड्रीम है जिसमें हम रहते हैं। अब इस ड्रीम में जैसे ही एक नया ह्यूमन बीइंग जन्म लेता है, तो उसको कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं दिया जाता। उसको बता दिया जाता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा समाज क्या है, तुम्हें कैसे कपड़े पहनना, कैसे खाना, कैसे बिहेव करना, ये सब कुछ बताया जाता है। और माता पिता, समाज, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ उसको बार बार बताते हैं रिपीटिशन के द्वारा। ये भी बताया जाता है किस पे भरोसा करो, किस पे नहीं करो, क्या सही है क्या गलत है, किसको स्वीकार करना है किसको अस्वीकार करना है, क्या सुंदर है क्या बदसूरत है। तो ये सारी नॉलेज बार 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 ठोक ठोक के उसको
बता दी जाती है। और एक दूसरी चीज जो बताई जाती है वो है प्रतिस्पर्धा, कम्पिटिटिवनेस, कि हर चीज से, हर व्यक्ति से कंपटीशन करना है, हमें बेहतर बनना है, अपने पड़ोसी से करना है, अपने कलीग से करना है, अपने दोस्त से करना है। तो ये चीजें, दो चीजें जो है ना, इन्होंने क्या किया है कि हमारे जीवन को बहुत ही कठिन कर दिया है, बहुत ज्यादा। अब ये कहते हैं कि जो बच्चा, उसके पास तो कोई चॉइस नहीं है, उसको तो हर चीज को स्वीकार करना जो उसे बताया जा रहा। और जैसे ही वो स्वीकार करता जाता है उन बातों को, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, वैसे वैसे उन चीजों से वो एग्रीमेंट्स बनाता जाता है। तो इनका कहना है कि जिस इंफॉर्मेशन से आप अग्री हुए, आपने एक एग्रीमेंट बना लिया कि हाँ बस अब यही सच है। अब इतने सारे बिलीफ सिस्टम जब आपके हो गए, तो आपने क्या किया, एक बुक ऑफ लॉ बन जाती है आपके अंदर, कि नियम कायदे के अनुसार ये होना चाहिए, अगर ऐसा आदमी है तो ये मोटा है और ऐसा है तो ये पतला। ये सब बुक ऑफ लॉ में लिखा रहता है। तो ये कहते हैं कि जब आप बुक ऑफ लॉ आपने बना ली है अपनी लाइफ में, तो एक जज भी होना जरूरी है, जो जज करता है कि अच्छा हाँ तुम ऐसे दिख रहे हो, इसका मतलब तुम मोटे के कैटेगरी में आते हो। तो ये कहते हैं कि हमारा माइंड जो है वो जजमेंट का इतना ज्यादा अभ्यस्त हो जाता है कि सामने किसी चीज को देखता है और जज करता है। आप खुद ही देखो, मैं खुद ये करती थी, किसी की ड्रेस देख के, किसी के बालों को देख के बहुत जजमेंट करती थी, जो भी मैंने अब अपने आप को बिल्कुल ऑलमोस्ट नो जजमेंट वाली स्टेट में ले आई हूँ। फिर भी कभी कभी क्योंकि आदत है तो निकल आते हैं। तो ये कहते हैं कि हर चीज को जज करते हैं, हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, मौसम को, जिन चीजों पे कंट्रोल है नहीं है, पेड़ों को, पक्षियों को, कुत्ते बिल्लियों को, मतलब किसी को भी हमने नहीं छोड़ा जज करने से, हम सबको जज करते हैं। अब इस ये जो जजमेंट है, ये बोले कि ये सब चीजें जो हमारे अंदर भरी हुई है, इनको हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि जब हम निकालते हैं तो हमारे सोलर प्लेक्सस में ऐसे से होता है कुछ। क्यों? क्योंकि उसको कहते हैं फियर। हम सोचते हैं कि भले ही कोई चीज गलत है, हम उसको करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास साहस नहीं है इन अग्रीमेंट्स को तोड़ने का जो हमने बना लिए हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि हम सोचते रहते हैं हर समय कि जस्टिस होना चाहिए, ब्यूटी होना चाहिए समाज में, लेकिन आएगा कैसे? किसी ना किसी को तो पहल करना पड़ेगी। तो हम केवल ढूंढते ही रहते हैं। ऐसे हमारे हजारों एग्रीमेंट्स हैं, इनका कहना, अपने साथ, दूसरों के साथ। और ये एग्रीमेंट जो है, ये हमारी लाइफ को दूभर बनाए हुए। तो अब हम अपनी लाइफ को इजी कैसे बनाए? तो 4 नए एग्रीमेंट्स बना के। तो 4 नए एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं, हम ये जानेंगे। पहला एग्रीमेंट है, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। आपके शब्द जो है बिल्कुल फ्लॉलेस, त्रुटि रहित होना चाहिए। कहीं कोई आपको बुरे शब्द का प्रयोग जीवन में नहीं करना है। सिर्फ केवल मीठे और अच्छे शब्द होना चाहिए, कहीं कोई गलती नहीं होना चाहिए आपके शब्दों में। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका शब्द जो है, उसके अंदर पावर है क्रिएट करने की। ये एक गिफ्ट है जो कि ऊपर वाले ने आपको दी है, जो और किसी को भी नहीं दी है ये गिफ्ट। इनका कहना है, कौन सा ऐसा जानवर है जो, जिसके पास भाषा है, जो गाना गा सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है? ऐसा कौन सा जानवर है? आपके पास ये पावर दी गई है। तो ये कहते हैं कि ये एक मोस्ट पावरफुल टूल है एज अ ह्यूमन आपके पास। लेकिन ये एक दुधारी तलवार की तरह है। एक एज जो है, उससे आप बहुत खूबसूरत शब्द बोल के एक बहुत खूबसूरत दुनिया की रचना कर सकते हैं। और दूसरी एज क्या है उस दुधारी तलवार की? आप बहुत ही भद्दे, बुरे शब्द बोल के किसी की दुनिया को नष्ट भी कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि जब आप इम्पेकेबल होते हो अपने शब्दों के साथ, सुंदर शब्दों को बोलते हो, तो आपके शब्द क्या करते हैं? केवल ब्यूटी और लव और हेवन ऑन अर्थ क्रिएट करते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि हमेशा अपने शब्दों के प्रति ध्यान देना। उदाहरण के लिए कहते हैं कि एक व्यक्ति ने जर्मनी में, हिटलर ने सिर्फ अपने शब्दों की शक्ति के द्वारा कितना जबरदस्त नरसंहार कराया था। उसने लोगों को डराया, और अपने शब्दों के द्वारा, और डर के मारे जर्मनी ने ज्यूस, कितने लाखों ज्यूस को कितनी बुरी तरह, मतलब कहना चाहिए बच्चों को, किसी को भी नहीं छोड़ा, बुढ़ों को। और उनसे, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा, उन्हें मारा, गैस चैम्बर्स में। तो कितना बुरा आप कर सकते हो अपने शब्दों के द्वारा बोल के, अपने इस पावर का कितना
मिसयूज आप कर सकते हो, इनका कहना है। तो हर ह्यूमन को ये कहते हैं वो मैजिशियन है। हम सब जादूगर हैं। क्यों? क्योंकि हम स्पेल कास्ट करते हैं। इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं इस शब्द की। तो हम स्पेल कास्ट करते हैं, इसलिए हम मैजिशियन हैं। अपने शब्दों के द्वारा हम सामने वाले के ऊपर स्पेल कास्ट करते हैं। तो आप दो तरह के मैजिशियन हो सकते हो। आप ब्लैक मैजिशियन हो सकते हो, आप व्हाइट मैजिशियन। व्हाइट मैजिशियन हमेशा मीठे शब्द का प्रयोग करता है, और ब्लैक मैजिशियन हमेशा फियरफुल, डराने वाले और दुख पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, ज्यादातर 80%। तो ये कहते हैं कैसे आप ब्लैक मैजिशियन हो सकते हो। मान लीजिए बहुत साल बाद आपको आपका एक मित्र मिला, तो आप बड़े खुश होने के बजाय आप उसका चेहरा देखते हो, अरे क्या हो गया, चेहरा कैसा काला पड़ गया, कहीं वो खतरनाक बीमारी हो गई, तुम्हें ऐसा लग रहा है मुझे। अब अगर उसको नहीं भी कुछ हुआ है, तो भी वो उस डर में जीने लगेगा। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने अग्री कर लिया आपके द्वारा कही गई बात से, तो क्या होगा, उसको कुछ सालों में जरूर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनका कहना है ये है आपके शब्दों की शक्ति। तो ये कहते हैं जब आप इम्पेकेबल होते हो, तो आप जो जो ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है जो आप बोलते हो, ये ऊर्जा का ही रूप है। तो बोले अपनी ऊर्जा का, जो आपको दी गई है ऊर्जा, जो आप ले रहे हो यूनिवर्स से ऊर्जा, उसका आप सही उपयोग करते हो, सही डायरेक्शन में करते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रूथ एंड लव। लव फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स, अपने लिए भी प्रेम, दूसरों के लिए भी प्रेम। आप उस ऊर्जा का, उस मैजिक का आप सही दिशा में इस्तेमाल करते हो। एक और एग्जाम्पल ये देते हैं, एक छोटी बच्ची का, जो अपनी माँ के साथ बहुत प्रेम से माँ बेटी रहती थी। एक दिन माँ काम से वापस आई तो उसका बहुत सिर दुख रहा था, और लड़की जो है वो उछल कूद कर रही थी और गाना गा रही थी जोर जोर से। अब माँ को शांति चाहिए, तो माँ ने थोड़ी देर तो सहा, और उसके बाद वो बहुत तेज गुस्सा हो गई उस बेटी के ऊपर अपनी, कि चुप हो जाओ, तुम्हारी कितनी बेकार आवाज है, अगली वॉइस है तुम्हारी, चुप नहीं रह सकती क्या, जरूरी है सुनाना। अब ऐसा नहीं है कि वो उस लड़की की आवाज खराब थी, या माँ उसको बुरा बोलना चाहती थी। एक्चुअली बात ये थी कि माँ उस समय कुछ भी सुनने लायक स्थिति में नहीं थी, उसका बहुत सिर दुख रहा था। लेकिन उसने क्या हुआ, गुस्से में आके इस तरह की बात कही, जिससे बेचारी बच्ची ने गाना ही छोड़ दिया। उसने सोचा मेरी माँ जब मुझे ऐसा बोल रही है, इसका मतलब मैं वाकई में बहुत बुरा गाती हूँ। तो ये कहते हैं कि ये है आपके शब्दों की शक्ति, की आप किसी को इतना प्यार भी करते हैं, लेकिन क्योंकि आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, तो वो बेचारा जो है वो नहीं समझ पाता इस बात के अंदर को, कि आपकी स्थिति क्या थी, आप क्या, वो जिंदगी भर के लिए उस बात के लिए शर्मिंदा हो जाता है। तो हमें अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना है, हमें वाइट मैजिशियन ही बनना है। अब आगे ये कहते हैं कि गॉसिप जो है, ये हमारी सोसाइटी का एक मेन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। मतलब हम किसी से बात करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गॉसिपिंग जरूर होता है। इट हैज बिकम द वे वी फील क्लोज टू ईच अदर। एक दूसरे से बात करते हैं तो हम क्लोज कैसे फील करते हैं, हाँ हाँ उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, और हम एक दूसरे के क्लोज फील करते हैं। ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि और ये जो है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि लोग सोचते हैं कि ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया, गलत किया, तो क्या हुआ, देखो ये सामने वाले ने भी किया, इसने मेरे से ज्यादा किया या मेरे बराबर किया, ये भी तो गलत। तो हम अपने आप को कंसोल करते हैं गॉसिप करके, कि नहीं हम अगर बुरे हैं तो क्या दुनिया भी बुरी है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है। तो ये है। तो इनका कहना है कि लेकिन गॉसिप क्या है, एक वायरस की तरह है। जैसे कंप्यूटर में वायरस चला जाए, सारे कोड मिक्स हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं सर्किट, ऐसे ही ये गॉसिपिंग जो जहर हम अपने मुंह से निकालते हैं, ये हमारे पूरे, हमारे और सामने वाले के पूरे सर्किट्स को जैम करता है, क्लॉग करता है इनको। हमारी एनर्जी फ्लो नहीं हो पाती, और इससे क्या होता है कि हम अपने आप की ऊर्जा को भी गिराते हैं और सामने वाले की ऊर्जा को भी गिराते हैं। तो इनका कहना है कि जो गॉसिपिंग है, इससे जितना ज्यादा बच के रह सके उतना ज्यादा अच्छा। ये कहते हैं कि जो ब्लैक मैजिशियंस है, वो कंप्यूटर हैकर्स होते हैं, जिनको बुरा बोलने की आदत है। वो इंटेंशनली इधर उधर ये स्प्रेड करते हैं, और आप उसके शिकार हो जाते हो। तो आपको बहुत बच के रहना है, ऑब्जर्व करना है किन लोगों से आप बात कर रहे हो। वो लोग जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो किस स्तर पर है ऊर्जा के, ये देख के, और फिर आपको अपने अपना दोस्ती उनसे बढ़ानी है।
ये कहते हैं कि खाली ऐसा नहीं है कि हम बाहर वालों से ही बुरा व्यवहार करते हैं, हम अपने आप को भी कॉन्स्टेंटली नीचे गिराते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जैसे कि अरे मेरी तो इतनी क्षमता ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगी, मेरे पास तो इतनी अक्ल ही नहीं है, ऐसी बातें करते हैं। या कई लोग शीशे में देख के खुद को गिराते रहते हैं, अरे देखो ये तो गंजा होता चला जा रहा है, ये तो मोटा होता चला जा रहा है, इसकी आंखों के आसपास कितने वो लाइंस हो गई हैं, ये तो बुढ़ा होते चला जा रहा है। इस तरह की बातें हम अपने आप से करके अपने आप को लो सेल्फ एस्टीम नीचे गिराते चले जाते हैं। तो इनका कहना है कि जब आप फर्स्ट एग्रीमेंट को करते हैं अप्लाई, यानी कि इम्पेकेबल सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे वो पॉइजन जो अपने आप से बोला है आपने और दूसरों से बोला है, इमोशनल पॉइजन, वो क्लीन होता चला जाता है आपके माइंड से भी, और जिनसे आप मिल रहे हैं उनको भी सुन के अच्छा लगता है आपके शब्द, उनके माइंड से भी वो क्लीन होता चला जाता है। तो इनका कहना है कि आपने अपने ही बनाए शब्दों के बनाए जाल से मुक्त होने के लिए आपको अपने ही शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे बाहर निकलने के लिए। तो अपने आप को बताइए कि आप कितने वंडरफुल हो, आप कितने ग्रेट हो, आप अपने आप को कितना प्यार करते हो, आप कितने यूनिक हो। ईश्वर ने आपके जैसा एक ही व्यक्ति बनाया, इतने विलक्षण हो इस सृष्टि में। तो ये आपको अपने आप को कॉन्स्टेंटली बताते रहना पड़ेगा। ये कहते हैं कि जब आप इम्पेकेबल हो जाते हो अपने शब्दों के साथ, तो बहुत पर्सनल फ्रीडम आपको मिलती है, आपको सक्सेस मिलती है, अबंडेंस मिलती है, आपके सारे डर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, जॉय में और लव में। तो ये था पहला एग्रीमेंट फ्रेंड। अब दूसरा एग्रीमेंट हम सुनेंगे, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हमें कोई भी चीज निजी तौर पर अपने दिल पर नहीं लेनी है। उनका कहना है क्यों नहीं लेनी है निजी तौर पे हमको, है? क्योंकि जब आप कोई किसी चीज को दिल पे ले लेते हो, अग्री कर लेते हो उसको, तो जैसे ही सामने वाले ने जो पॉइजन आपके ऊपर फेंका है, तुम बेवकूफ हो या नीचे गिराया, आपकी बेइज्जती की है, जो भी पॉइजन, आपने वो पॉइजन ले लिया जैसे ही आपने अग्री किया कि अरे हाँ इसने मुझे ऐसा बोला, तो वो पॉइजन आपके अंदर चला गया। अब आप क्या हुए, आप ट्रैप हो गए नर्क में, ड्रीम ऑफ हेल ये बोलते। क्यों? क्योंकि आप लगातार उस बारे में सोचोगे और दुखी होते रहोगे और फ्रस्ट्रेट होते रहोगे और अपनी ऊर्जा को नीचे गिराते रहोगे। तो क्यों बोला, आखिर मैंने ऐसा क्या किया था, अच्छा उस दिन मैंने ये किया था, शायद इसलिए बोला होगा उसने। इस तरह से आप उस जाल में फंस जाते हो। तो इनका कहना है कि जब हम डोमेस्टिकेशन हमारा चल रहा था, जब हम बड़े हो रहे थे, हमारी एजुकेशन ने, हमारे आसपास के वातावरण ने हमें क्या सिखाया, हर चीज पर्सनली लो। किसी व्यक्ति ने कुछ भी कहा उसको आप पर्सनली ले लो तुरंत, ये हमें सिखाया जाता। अच्छा उसने तुम्हें ऐसा कहा, कैसे कहा उसने, हिम्मत कैसे हुई बोलने। ये नहीं बोला जाता कि अरे इसमें मत पड़ो तुम, कोई जरूरत नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया उसका मुंह है। ये कभी नहीं बोला जाता, हमको एकदम सीरियसली लेना सिखाया जाता है। और ये कहते हैं कि हम हर चीज पर्सनली लेते हैं, वी थिंक वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। हम ही हर चीज के लिए दुनिया में जिम्मेदार है। मी 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 ऑलवेज मी, बस मैं करते रहते हैं हम। मुझे ऐसा कहा, मैंने ऐसा किया, मेरा ये हो गया है, बस ये करते करते ही जीवन निकल जाता है। ये कहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है आपके कारण नहीं कर रहा है, वो अपने कारण कर रहा है। उसकी लाइफ में जो हो रहा होगा, उसके ड्रीम में, उसके माइंड में, उसका उसका एक अलग दुनिया है जहां वो रहता है, उसके अपने अलग एग्रीमेंट्स है, अलग सिचुएशंस में है वो, और वो उन सिचुएशन के कारण उस तरह से रिएक्ट करता है। तो कहते हैं कोई आपको डायरेक्टली भी इंसल्ट करे तो आप मान के चलिए कि आपसे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। वो जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो जो भी ओपिनियन दे रहे हैं, वो उनके एग्रीमेंट्स है, उनकी जो प्रोग्रामिंग है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वहां से ये चला आ रहा है। इससे आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आप वो इमोशनल गार्बेज खा लेते हो उनके द्वारा दिया गया, वो आपका गार्बेज बन जाता है। फिर वो आपको लाइफ भर के लिए परेशान करता है। कितनी सारी ऐसी बातें होंगी जो लोगों ने आपसे कही होंगी, जो आज तक आप अपने ऊपर रखे हुए हो कि फलाने ने मुझे ऐसा कहा। मुझे भी एक बात ऐसी याद है जिसको कि मैं अब हंसी में उड़ा देती हूँ, लेकिन मैंने बहुत साल उसको ढोया है। तो ये कहते हैं कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मी, वो कहते हैं अपने आप के बारे में मिगेल बता रहे हैं,
कि मेरे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप मेरे लिए क्या सोच रहे हो, मुझे उससे कुछ कतई इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। लोग मुझे आके कहते हैं कि मिकेल तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा बोला, क्या काम कर रहे हो, बहुत तारीफें करते हैं। तो मैं कह देता हूँ अच्छा, मुस्कुरा देता हूँ, लेकिन मुझे अंदर में नहीं लेता उस बात को, मुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ। उसके बाद कई लोग जो है वो दुखी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मिगेल तुमने कितना बुरा काम किया। उस में मैं नहीं लेता, क्योंकि मुझे जो बोलना था वो मैंने बोला। सामने वाले को कैसे लेना है ये उसकी मर्जी। फ्रेंड, जब हम फिफ्थ एग्रीमेंट करेंगे कभी, उसमें मिगेल ने ये बहुत ही अच्छे से बताया कि सामने वाली बात को कितना सुनना है आपको, एकदम डिटेल में। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तो फिफ्थ एग्रीमेंट करेंगे ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि आई डोंट हैव द नीड टू बी एक्सेप्ट, मुझे किसी का स्वीकार्यता भाव नहीं चाहिए, मिगेल कहते हैं। और इसीलिए मैं किसी चीज को पर्सनली नहीं लेता। मतलब कई लोग मुझे कहते हैं मिगेल तुम्हारी बातें जो है ना मुझे बहुत दुखी कर रही हैं, मुझे बहुत हर्ट कर रही हैं। तो मिगेल कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको तो ढेरों लोग सुन रहे हैं, लेकिन और किसी को तो दुख नहीं हुआ, तुमको ही क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा जख्म है जिसको मेरी बात छू रही है, तुम खुद जिम्मेदार हो उस चीज के लिए, मैं नहीं हूँ। तो इनका कहना है कि हर व्यक्ति दुनिया को डिफरेंट आईज से देखता है, अलग अलग आंखों से देखता है, और उसके हर व्यक्ति की एक अपनी अलग मूवी चलती रहती है। उसका माइंड जो है एक मूवी बनाता है जो कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, और उस मूवी का डायरेक्टर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है, मेन एक्टर भी वही है। और हम सब क्या है, बाकी लोग उस व्यक्ति के साथ छोटे छोटे रोल्स में हैं, अलग अलग रोल्स में। किसी का रोल थोड़ा ज्यादा, किसी का रोल थोड़ा कम। तो वो अपनी मूवी को अकॉर्डिंग टू जो बचपन से उसने सीखा उस तरह से मूवी उसकी रन होगी। हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि उसके मूवी में वो हमारी मूवी को जानता और हम उसकी मूवी को जानते हैं, लेकिन ना वो हमको जानता ना हम उसको जानते हैं। तो इसलिए इनका कहना है कि अगर आपको सुखी होना है तो आपको हैप्पी मूवी बनानी पड़ेगी। और हैप्पी मूवी कैसे बनानी पड़ेगी? आप सब चीज को प्यार करिए, अपने आप को प्यार करिए, मीठे शब्द बोलिए, हर व्यक्ति हर वस्तु को प्रेम की दृष्टि से देखिए। तो जब आप जो मूवी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हैप्पी होगी, तो आपके लाइफ के सर्कमस्टेंसेस भी हैप्पी होंगे, आपके एग्रीमेंट्स भी अच्छे होंगे, आप हैप्पी होंगे अपने एग्रीमेंट से। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये कहते हैं कि एक बात ये और इम्पोर्टेंट बताते हैं हमारे ह्यूमन माइंड के बारे में। तो ह्यूमन माइंड के बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि कहते हैं हमारी माइंड की दो एबिलिटीज। पहली एबिलिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये कहते हैं कि हमारे माइंड के पास ये एबिलिटी है कि वो इस रियल में भी रह सकता है और दूसरे रियल में भी साइमल्टेनियसली जा सकता है। कई बार आपको कुछ आवाजें सुनाई पड़ती होंगी या कुछ अंतर ज्ञान मिलता होगा, तो वो कहाँ से मिलता है? वो दूसरी रियलिटी से मिलता है। ये कहते हैं कि जो ये वॉइसेस जो है वो दूसरी रियलिटी से आती है, जहाँ पे लिविंग बीइंग्स रहते हैं जिनका काफी कुछ सिमिलरिटी हमारे जैसा है, जिनके पास माइंड भी हमारे जैसा है। वहां से ये आवाज यहाँ तक आती है। और ये कहते हैं कि टॉल्टेक्स जो है इनको इन बीइंग्स को कहते हैं एलाइज, लेकिन यूरोप, अफ्रीका और इंडिया में इन्हें कहा जाता है गॉड्स। तो हम ईश्वर से कनेक्टेड है फ्रेंड, तरह तरह के गॉड से हम कनेक्टेड है अपने माइंड के द्वारा। हमारा माइंड वहां भी रहता है और यहाँ भी रहता है। तो हमारा माइंड ये कहते हैं कि ऑल्सो एग्जिस्ट एट द लेवल ऑफ गॉड, उस रियलिटी में भी है, उस डायमेंशन में भी है और इस डायमेंशन में है। तो मोर देन वन डायमेंशन में हमारे माइंड रह सकता है। कई बार आपके मन में कोई आइडिया आता है, बहुत आपको अचानक कुछ सूझ जाता है, वो कहाँ से आ रहा है? वो वहीं से आ रहा है, वो भेजते हैं आपके पास। तो इनका कहना है कि माइंड की अद्भुत एबिलिटी है, लेकिन इसको पाने के लिए क्या करना? मौन रहना होगा चुप रहिए, ध्यान करिए। जब आप शांत होंगे और जब मेडिटेट करेंगे तो आप उन आवाजों को आसानी से सुन पाएंगे, वहां तक पहुंच पाएंगे अपने माइंड के द्वारा। हमारे ध्यान के बहुत सारे अनुभव होते हैं, वो भी कहाँ से आते हैं? माइंड जब शांत है तब तरह तरह के अनुभव हमें दिखाई पड़ने लगती हैं चीजें। तो इनका कहना है कि दूसरी जो हमारी एबिलिटी है माइंड की, वो क्या है? वो बात भी करता है और सुनता भी है। मतलब एक तरफ से बोल रहा है, दूसरी तरफ से सुन रहा है।
तो ये कहते हैं कि ये ठीक है, तो ये चीज चलती रहती है पूरी लाइफ। लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब बहुत सारी आवाजें एक साथ बोलने लगती हैं, जब हमारे अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एग्रीमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें, हमें खुद ही नहीं मालूम कि उनको सॉर्ट कैसे करना, और वो सब बातें एक साथ बोलने लगती, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, और हम परेशान हो जाते हैं क्या चल रहा है, कंफ्यूजन इसको ये कहते हैं। कि जब ये सब चीजें होने लगती है आपके माइंड में कंफ्यूजन, तो इसका मतलब क्या है, फॉग, जिसको इमिटोटे बोलते हैं। एक फॉग क्रिएट हो जाता है, वो फॉग ही हमको क्लियरली देखने नहीं देता। हमारा बिलीफ सिस्टम जो है, वो एक बहुत बड़ा फॉग है हमारे अराउंड, जिसके कारण हम कुछ भी क्लियरली नहीं देख पाते। तो कहते हैं कि ये एक मछली बाजार जैसा, जो सब्जी बाजार टाइप का एक्सपीरियंस हो जाता है, कि माइंड में इतनी ज्यादा chaos और कंफ्यूजन और इतनी आवाजें हैं कि ह्यूमंस को समझ में नहीं आता। तो ये कहते हैं कि यही रीजन है कि मनुष्य समझ ही नहीं पाते कि उनको क्या चाहिए क्लियरली, हाँ क्यों चाहिए और कब चाहिए, ये भी नहीं समझ पाते वो क्लियरली। तो फ्रेंड्स, इसलिए बहुत जरूरी है कि आंख बंद करके मेडिटेट करें, मौन में रहें, शांति में रहें, जिससे आप खुद समझ पाए क्लियरली कि आपको जीवन में किस चीज की कब जरूरत है। तो इनका कहना है कि सब कुछ आपके हाथ में है, आप ट्रस्ट करिए और चूज करिए। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यू हैव टू चूज। किस दुनिया क्या कह रही है, इसमें से आपको चूज करना है कि आपको किसका विश्वास करना है और किसका विश्वास नहीं कर रहा। कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोचिए कि मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये कहते हैं कि बहुत देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रीडम। जब आप लोगों की बातों को पर्सनली लेना बंद कर देते हो कि हाँ हाँ ठीक है बोल दिया तो कोई बात नहीं, है ना, इट इज नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं बोला है, फिर क्या हो गया, बहुत जबरदस्त फ्रीडम आ गई। पूरी दुनिया गॉसिप करे आपके बारे में, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप तो इम्यून हो चुके हैं। ये कहते हैं कि जब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और रिफ्यूज कर देते हैं लोगों को पर्सनली लेना, तब क्या होता है कि जो दुनिया भर के लोग केयरलेस कमेंट्स करते रहते हैं, आप उनसे हर्ट होना बंद हो जाते हो। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बिना सोचे समझे बोलते रहते हैं, लेकिन आप अपने आप को दुखी करते रहते हो उन बातों से कि उसने ऐसा कहा ऐसा कहा। लेकिन अब आपको लेना ही नहीं है पर्सनली, कोई कुछ भी बोलता रहे, आप हर्ट होना बंद हो गए। दूसरी बात ये कहते हैं कि आप खुल के लोगों से कह सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, अपनी बात कह सकते हो, आप कह सकते हो आई लव यू। क्योंकि आपको पहले क्या था, रिजेक्ट होने का डर था, रिडिक्यूल, अरे कोई कुछ बोल ना दे, अरे कैसे बोल रही है ये, बड़ी बदतमीज है, इस तरह की बातें आपको डर था। लेकिन अब कोई डर नहीं है, कोई रिजेक्ट करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रिडिक्यूल करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको जब हाँ बोलना तब हाँ बोल सकते हो, जब आपको ना बोलना तब ना बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यू कैन चूज टू फॉलो योर हार्ट ऑलवेज। तो यू स्टे इन योर स्टेट ऑफ ब्लिस, हमेशा आप ब्लिस की स्टेट में रहते हो। थर्ड एग्रीमेंट क्या कहता है फ्रेंड्स, अब हम थर्ड एग्रीमेंट पे आ गए। डोंट मेक अजम्पशन, कोई भी धारणा हमको नहीं बनानी है जीवन में। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं धारणाएं बनाने में सबसे ज्यादा परेशानी कब आती है, जो जब आप मान लेते हो कि ये धारणा सत्य है, आपने कोई धारणा बनाई और फिर आप सोचते हो कि नहीं बस अब यही सच है, जो मैंने सोचा ये सच है, फिर आप क्या करते हो, सामने वाले को ब्लेम करते हो कि तुमने ऐसा सोचा इसलिए ऐसा किया, तुम ऐसे हो, तुम्हारे मन में ये है इसलिए तुमने ऐसा किया। इस तरह से हम ढेर सारे इमोशनल पॉइजन उसकी तरफ भेज देते हैं, और फाइनली क्या होता है, बहुत तनातनी हो जाती है और एक फालतू का ड्रामा बिना बात के क्रिएट हो जाता है। तो इनका कहना है कि जो भी आपकी लाइफ में सैडनेस है या ड्रामा है, उसका कारण क्या है, दो ही चीज है। पहली तो ये कि आप अजम्पशन करते हैं, दूसरे आप पर्सनली लेते हैं। तो ये दो चीजें अगर कम हो जाए तो लाइफ के सारे ड्रामे और सैडनेस खत्म हो जाएंगे। अब ये कहते हैं कि हम जो है, हम बिलीव करते हैं कि हमारे अजम्पशन सही है, हमारी धारणा सही है, फिर हम उसको थोपने की कोशिश करते हैं कि नहीं यही सही है, हम उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, और इससे क्या होता है, बात बढ़ती चली जाती है।
सुलझने की बजाय। तो इट्स ऑलवेज बेटर क्वेश्चन पूछिए ना, आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो इनका कहना ये सारा फॉग ही इसलिए है क्योंकि हम मिस इंटरप्रेट करते हैं, हर चीजों को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की ये आदत है कि वो वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं, वो वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, और वो चीजों को परसीव वैसे ही करते हैं जैसे वो चाहते हैं, है ना। जिस रियलिटी में रह रहे हैं वो कहेंगे नहीं ये तो ऐसा ही है। तो ये कहते हैं कि हम कुछ चीज हमें समझ में नहीं आई, हमने तुरंत एक अजम्पशन बना लिया उसका। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है अजम्पशन में? जब आपकी रिलेशनशिप्स में आ जाता, आप सोचते हो मेरे घर वालों को, मेरे पार्टनर को, भाई बहनों को, मेरे पेरेंट्स को, सब मुझे बहुत अच्छे से जानते, उनको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, कि क्या करने से मैं खुश होऊंगा। और फिर अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं जो कि आप आपको पसंद नहीं है, या आप आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप दुखी हो जाते हैं, है ना। आपने जो एक्सपेक्ट किया उन्होंने वो नहीं किया, तो आप कहेंगे कि तुमको तो मालूम होना चाहिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ कुड यू डू दिस, यू शुड नो, है ना। तो हम लोगों की एक आदत और होती है फ्रेंड, कि हमने जो भी बात है हम उसको जस्टिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, सब कुछ समझना है हमको, क्योंकि हमारा माइंड सेफ फील करता है कि हाँ मैंने सिचुएशन को अच्छे से समझ लिया। अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया सिचुएशन को तो माइंड को ठीक नहीं लगता, अरे नहीं नहीं उसके पीछे क्या बात है पता तो करो। ये हमारी एक आदत होती है ह्यूमंस की। तो ये कहते हैं कि अगर किसी ने हमसे कुछ कहा तो हम अजम्पशन बनाएंगे, लेकिन अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो भी हम अजम्पशन बनाएंगे, क्योंकि माइंड को सेफ फील करना है हमारे। और ये इतने फास्ट होते हैं और अनकॉन्शियसली आपको पता भी नहीं चलता, और आप अजम्पशंस आप बनाते चले जाते हो, क्योंकि हमारे एग्रीमेंट उस तरह के हैं कि ठीक है जब ऐसी सिचुएशन आए तो ऐसा करना है हमको। तो इनका कहना है कि हम सोचते हैं कि पूरी दुनिया जीवन को ऐसे ही देख रही जैसे हम देख रहे हैं, वो ऐसे ही फील कर रहे हैं, वो उसी तरह से सोचते हैं, वो उसी तरह से जज करते हैं जैसे हम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति जो है अलग है, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। तो ये कहते हैं परहैप्स यू नीड टू गैदर मोर फैक्ट्स, ज्यादा फैक्ट इकट्ठे करने की जरूरत है आपको, खासकर जब आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं। आप सोचते हैं कि अरे मेरा प्यार सामने वाले को बदल देगा, तो मिगेल कहते हैं कि बिल्कुल इस गलतफहमी में मत पड़िए, आपका प्यार किसी को नहीं बदलेगा जब तक सामने वाला व्यक्ति खुद नहीं बदलना चाहे, तब तक वो नहीं बदलेगा। कभी भी किसी का प्यार किसी को नहीं बदलता। आप प्रेरणा दे सकते हैं लोगों को, लेकिन आप बदल नहीं सकते। इनका कहना है कि रियल लव क्या है? रियल लव है एक्सेप्ट करने में, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करिए, यही है प्यार। तो इनका कहना है कि आप अगर अजम्पशन से बचना चाहते हैं तो क्या करना है? नंबर 1 क्वेश्चन पूछना है, और नंबर 2 क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, फिर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है बिकम अ वाइट मैजिशियन। जब आप मीठे शब्द बोलेंगे, ठीक है ना, क्रिएशन के लिए आपके वर्ड होंगे, गिविंग के लिए होंगे, शेयरिंग के लिए होंगे, लविंग के लिए होंगे आपके शब्द, तो कहीं कोई गलतफहमी होगी ही नहीं, ना ही कोई धारणा बनाएगा और ना ही कोई असम्पशन बनाएगा। तो ये हमें अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, अच्छे शुभ विचारों में, प्रेम में और क्षमा के आदान प्रदान में, हमको ऐसे अपने शब्दों को यूज करना है। तो ये था थर्ड एग्रीमेंट। अब हम आते हैं फोर्थ एग्रीमेंट पे। फोर्थ एग्रीमेंट क्या कहता है? ऑलवेज डू योर बेस्ट। हमको हमेशा अपना बेस्ट करना है, लेकिन इसमें एक शर्त इन्होंने लगा दी है। वो शर्त ये है कि अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, मतलब ये इनका कहना है कि अपना हमको सर्वश्रेष्ठ देना है, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ हमारा समय के साथ बदलता चला जाएगा, क्योंकि इनका कहना है कि परिस्थिति हर पल बदलती है, समय हर पल बदल रहा है, इसलिए हमारा सर्वश्रेष्ठ भी बदलेगा, मोमेंट टू मोमेंट चेंज होता चला जाएगा। आज जिस एज में मेरा सर्वश्रेष्ठ कुछ और है, आज से 10 साल पहले मैं उसी काम को कुछ और तरीके से करती। तो इनका कहना है एवरीथिंग इज अलाइव एंड चेंजिंग, सब कुछ जीवित है, सब कुछ बदल रहा है। तो ठीक क्या होगा कि आपका बेस्ट जो है कभी बहुत हाई क्वालिटी पे होगा और कभी उतना अच्छा नहीं होगा, गुड होगा या कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप सो के उठे एकदम फ्रेश है, बहुत बढ़िया तरीके से सब काम करेंगे, लेकिन जब रात को आप वही काम करेंगे, आप थके हुए हैं, तो उतनी अच्छी क्वालिटी आप नहीं दे पाएंगे।
इसलिए कहते हैं कभी आप बीमार होते हैं, या कभी आप सोबर हैं या ड्रंक है, या कभी आप जो है बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, वंडरफुल और हैप्पी, लेकिन कभी आप अपसेट हैं, आप एंग्री हैं, ठीक है ना, तो फिर आप उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपके मूड भी बदलते रहते हैं समय के साथ साथ। इसलिए रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटी, आप क्वालिटी पे, गुणवत्ता पे ध्यान मत दीजिए, अपना जो उस समय का बेस्ट है वो करते चले जाइए। क्योंकि जब अगर आप कोशिश करते हैं कि नहीं, जितनी आपकी क्षमता से ज्यादा ही करना है, बिल्कुल बेस्ट और ज्यादा, और तो क्या होता है, अपने आप को डिप्लीट करते हैं, एनर्जी कम हो जाती है आप, और धीरे धीरे क्या होता है, ओवरडू करते करते आप बीमार पड़ने लगते हैं, शरीर के ऊपर ज्यादा भार पड़ जाता है। और दूसरी बात अपोजिट ये है कि अगर जो है, फिर ये कहते हैं कि आप अगर आप ठीक से मतलब आप बीमारी की स्थिति में काम करते हैं, तो आपको अपने गोल अकम्प्लिश करने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए एक लेवल तक ही करना, उसके ऊपर अपने आप को नहीं खींचना। और इसके अपोजिट जो दूसरी बात यह है कि आप अच्छे से कर सकते थे, लेकिन आपने टाल मटोल करके जैसे तैसे उसको कर दिया, तो क्या होगा, आप खुद को, आपको गिल्ट फील होगा, आप अपने आप को जज करेंगे, रिग्रेट करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कई बार लोग, अरे देखो नहीं कर पाया मैं अच्छे से। इसके लिए वो एक स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं कि एक आदमी था जो कि अपनी सफरिंग को ट्रांसेंड करना चाहता था, तो उसने सोचा कि मैं मेडिटेशन करके और एंलाइटन्ड हो जाता हूँ। तो वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल में गया और उसने कहा कि मास्टर, वहाँ जो गुरुजी थे, अगर मैं 4 घंटे हर दिन मेडिटेट करूंगा तो कितना टाइम लगेगा मुझे ट्रांसेंड होने में? तो गुरुजी ने थोड़ा सोचा और कहा कि शायद 10 साल। तो उसने, वो उत्साहित हो गया, उसने कहा अच्छा, तो अगर मैं 8 घंटे मेडिटेट करूंगा तो कितना साल लगेगा? तो फिर उन्होंने कहा कि शायद 20 साल। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, 4 घंटे करूंगा 10 साल, और 8 घंटे करूंगा तो 20 साल। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे अपने लाइफ को, अपने जीवन के आनंद को सेक्रीफाइस करने नहीं आए हो, कुछ बलिदान करने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ पे जीवन जीने आए हो, खुश रहने आए हो, आनंद उठाने आए हो जीवन का। तो तुम भले ही 2 घंटे मेडिटेट करो, लेकिन जीवन को खुल के जियो। अगर तुम 8 घंटे मेडिटेशन में निकालोगे तो क्या होगा, जीवन जीने से चूक जाओगे, तुम थक जाओगे, यू विल मिस द पॉइंट, है ना, अपना जीवन एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ये कहते हैं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, है ना, जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है उतना दीजिए, और उसके बाद बाकी बचा जीवन खुशी से जीना है हमको, और तभी हम प्रोडक्टिव हो पाएंगे। ये कहते हैं कि हम अपने खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ योगदान हम दे पाएंगे, अगर हम अपना, अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करेंगे। हम अपने आप को थकाएंगे, परेशान करेंगे, किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये कहते हैं कि कभी भी कोई भी काम करना, डूइंग योर बेस्ट इज टेकिंग द एक्शन बिकॉज यू लव इट। आप जो भी काम कर रहे हो, आप उसको प्यार करो, वही है। तो ये कहते हैं कि कई लोग कुछ भी काम करते हैं किसके लिए, रिवॉर्ड के लिए, अरे इसमें मुझे ये मिलेगा। वो एक्शन को एंजॉय नहीं करते, है ना, और वो रिवॉर्ड को भी फिर एंजॉय नहीं कर पाते। इनका कहना, कई लोग जो है नौकरी करते हैं या कुछ काम करते हैं तो सफरिंग में, उनके लिए वो सफरिंग होता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी करते चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा मिलेगा, इसमें सैलरी मिलेगी। तो इनका कहना है कि रिवॉर्ड तो आपको आएंगे ही आएंगे, अगर आप प्यार से, खुशी से कर रहे हैं तो कहीं ज्यादा मिलेंगे आपको रिवॉर्ड। और अगर आप सफर हो के करके काम कर रहे हैं, दुखी हो के काम कर रहे हैं, तो जो मिल रहा है वो भी आपको कम ही लगेगा हमेशा। तो खुशी से काम करें, किसी रिवॉर्ड की आशा में ना करें, जो पसंद हो वो काम करें, और अपना पूरा योगदान दें उसमें। तो ये अपने काम को सर्वश्रेष्ठ ढंग से करिए, और जीवन आपको वो सब कुछ देगा जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मिगेल के कहते हैं, इनका कहना, मैं अपने खुद के लिए, मेरे जीवन में हर चीज एक रिचुअल की तरह है, चाहे वो खाना खाना हो, नहाना हो, या अपने घर के छोटे मोटे काम करना हो। जब मैं नहाता हूँ तो बोलते मैं अपनी बॉडी के ऊपर गिरते हुए पानी को एंजॉय करता, अपनी बॉडी को थैंक यू बोलता हूँ, है ना, और मैं उसको बताता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मैं अपने शरीर के हर नीड को अपने बेस्ट तरीके से फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ, और मेरी बॉडी बदले में जो बेस्ट होता है वो मुझे देती। फ्रेंड्स, हमेशा आप अच्छा खाना खाइए, अच्छा मनोरंजन करिए। कोई जरूरी नहीं कि आप स्पिरिचुअल हो गए तो बस अब आपको
लंबा सा मुंह बना के बैठे रहना है और कोई एंटरटेनमेंट में नहीं जाना। आप खूब अपने आप को अच्छा एंटरटेन करिए, नाचिए, गाइए, खुश रहिए। स्पिरिचुअल होने का मतलब है जीवन को खुल के जीना। ये कहते हैं इंडिया में एक रिचुअल है जिसे कहते हैं पूजा, जिसमें कि आप आइडल्स को रख लेते हो, मूर्तियों को, फिर आप उनको नहलाते हो, धुलाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, मंत्र चैंटिंग करते हो। ये तरीका क्या है? ये बोलने का तरीका है कि आई लव यू गॉड। लेकिन गॉड है कहाँ, ये पूछते हैं। गॉड तो, ईश्वर कहाँ है? ईश्वर तो गतिमान में है, ईश्वर तो जीवन में है, जो चल रहा है यही है ईश्वर। तो बेस्ट वे टू से आई गॉड इज लिव योर लाइफ डूइंग योर बेस्ट। अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ करते हुए खुशी खुशी प्यार से जीवन बिताइए। तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू गॉड, आई लव यू गॉड। क्योंकि उसका दिया हुआ ये प्यारा सा जीवन है जिसको हमको खूब प्यार से बिताना है। अपने पास्ट को छोड़ दीजिए, तुरंत सिर्फ लेसन उसके ले लीजिए, बाकी पूरा पास्ट जाने दीजिए, ठीक है ना। और फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचना है। लिव इन द मोमेंट, इस प्रेजेंट मोमेंट में खुल के हंस के अपना जीवन बिताइए। अलाउ योरसेल्फ टू बी फुल्ली अलाइव। इस मोमेंट में एकदम बिंदास खुश होकर जीवन बिताइए। आप, यू वर बॉर्न विद द राइट टू बी हैप्पी। आप तो पैदा हुए इस अधिकार के साथ कि आपको खुश रहना है, आपको एंजॉय करना है अपना जीवन, है ना। तो रेजिस्ट नहीं करना जीवन को, हमको प्रतिरोध नहीं क्रिएट करना है लाइफ के प्रति। डोंट रेजिस्ट लाइफ पासिंग थ्रू यू। आपकी खुद की एग्जिस्टेंस ही जीवन को और खुशी को व्यक्त कर रही है। तो आप कैसे अपने जीवन को दुख में बिता सकते हैं, इनका कहना है। तो जस्ट टू बी, टेक रिस्क, एंजॉय योर लाइफ। जीवन में रिस्क उठाइए, लाइफ को एंजॉय करिए, मजे से जीवन जीजिए, जीना है आपको। तो इनका कहना है कि बाकी 3 एग्रीमेंट भी तभी काम करेंगे जब आप अपना बेस्ट देंगे हर समय पर। और ये कहते हैं कि आप जब ये एग्रीमेंट्स को फॉलो करना शुरू करेंगे तो ये निश्चित है कि आपको बहुत सारा विल पावर इसमें लगाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार आप स्लिप होंगे इसमें। ये कहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि बहुत बार मैं गिरा, लेकिन मैं फिर उठा और चलने लगा। मेरे से गलती हो गई, मैंने कहा ठीक है चलो इस बार गलती हो गई। ये कहते हैं कि इफ आई फॉल, मैं जब गिर जाता हूँ तो मैं बताता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, इस बार मैं नहीं कर पाया, तो मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं वापस खड़ा होता हूँ, फिर चल देता हूँ। कई बार एग्रीमेंट्स में ब्रेक कर किया मैंने जब इनको फॉलो करना शुरू किया, लेकिन मैं वापस 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 शुरू करता था। तो इनका कहना है कि आपको वन डे, जिंदगी भर के लिए, अब मैंने ये एग्रीमेंट बना दिया, रोज सुबह उठ के बोलिए टुडे आई विल बी इम्पेकेबल विद माय वर्ड्स। आज मैं कोई चीज पर्सनली लूंगा, आज मैं कोई धारणा नहीं बनाऊंगा, और आज मैं अपना बेस्ट करूंगा अपनी क्षमता के अनुसार। तो इनका कहना है कि टेक वन डे एट अ टाइम, जस्ट लिव वन डे एट अ टाइम। बहुत लंबा प्लान नहीं बनाना, एक दिन बस। तो इनका कहना है कि आज जो है वो दिन है जो कि एक नया ड्रीम, क्योंकि हम ड्रीम के संसार में रहते हैं, तो टुडे इज द बिगनिंग ऑफ अ नया ड्रीम, न्यू ड्रीम। तो आप इस नए ड्रीम में, आपका स्वागत है। ये बुक अब कंप्लीट होती है, आशा है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। 10:15 भी हो गया। वंडरफुल मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे ये मुझे ऐसा लगता है ये 4 जो एग्रीमेंट्स है ना मैम, ये सेल्फ रियलाइजेशन तक ले जाने के लिए काफी है। बहुत एकदम बात, आपको उस तरफ ले बिल्कुल जाने के लिए बिल्कुल ये सही। 4 एग्रीमेंट्स काफी हैं। अगर हम इस पे इम्प्लीमेंट करना, और आपने बिल्कुल। जैसे कहा ना कि जस्ट फॉर वन डे, हम्म। और मैंने ये किया था। मैं हाँ, वन डे एट अ टाइम। यस, मैं ध्यान रखती थी कोई भी अगर कोई सिचुएशन आई है तो मैं ध्यान रखती थी कौन सा एग्रीमेंट यहाँ पर हमें उसको याद करना हाँ, है। लागू करना है। हाँ, सही बात है। तो हाँ, मैंने बिल्कुल सही। एक्सरसाइज किया था। तो वंडरफुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो हम कुछ पार्टिसिपेंट्स अगर कुछ शेयर करना चाहें तो हम ले लेंगे, आपके पास टाइम है? थोड़ा सा हम टाइम ले लें क्या? हाँ हाँ, ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। ओके। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर मैम से कुछ थैंक यू शेयर करना फ्रेंड्स। चाहते हैं तो प्लीज। ओके।
आप दिल्ली में रहती हाँ हैं जी दीदी? अनुपमा जी। नहीं मैम, मैं फिरोजाबाद रहती हूँ, आगरा के पास, जहाँ पे बैंगल्स बनते हैं ना, सारे ग्लास हाँ वेयर्स जो हाँ हाँ हाँ, मैन्युफैक्चर। अच्छा अच्छा जी। अच्छा अच्छा। नमस्ते मैम। हाँ जी अनुपमा नमस्कार जी। जी, अनुपमा जी, कैसे हैं आप? मैम मजे में हूँ। इतने बार जैसे ही देखा मैंने, आज आपका ये टॉपिक है, कितने बार सुन लिया, लेकिन हर बार कुछ नया मिलता है। मैंने कहा आज तो ज्वाइन करना ही करना है, मैम को हेलो अरे वाह, बोलने का मौका नहीं चलिए, छोड़ना है। बिल्कुल अच्छा किया। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है यस मैम। ना। तो इसलिए मैंने हैंड रेज किया आज कि हेलो बोलना है मैम को। कैसा चल रहा है आपका हाँ ग्रुप? अच्छा बहुत चल अच्छा रहा है, चल रहा है मैम। मेडिटेशन? ये भी हमारे ग्रुप का ही एक्सटेंशन है, ये चलो, जो देवभूमि है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ये हाँ भी हाँ, फौजियों की वाइफ्स अच्छा ही हैं। अच्छा, हाँ। ओ हम्म। ओके ओके, मेरे वेरी ग्रुप से नाइस, ही बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा अभी कुछ हम्म, लाइफ में बहुत चेंजेस चल रहे हैं, तो हाँ, तो अच्छा उसमें अच्छा, अभी बिजी थी, तो ये लोग बहुत बहुत तेजी से ग्रो की हैं। ये लोग काफी आगे ले गई हैं इसको। बहुत यस अच्छी मैम। बात है। एक्चुअली क्या, देखिए, जरूरत तो जी सभी को जी। है ना? बस ये है कि आपको जरिया आप हाँ बन जाते हो, आपके वही थ्रू वही। बस बढ़ जाता है बहुत तेजी से, है ना? बहुत बढ़िया। और चेंज तो प्रकृति का वही। नियम है। मैं तो खुद अभी आज ही हम वंडर कर रहे थे कि अभी 8 महीने पहले हम हैदराबाद में थे, अब श्रीनगर में, अब देखिए फिर शायद कहीं जाएंगे। श्रीनगर चले गए मैम आप? तो बस ऐसे ही चल रहा। हाँ, हम लोग श्रीनगर आ गए थे अच्छा। जनवरी में। ओके, विजयवाड़ा में। तो शुरू में तो बड़ी दिक्कत ओके। हुई। हाँ, पहले विजयवाड़ा में थे, फिर हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे अच्छा। वहां से, फिर वहां से अब यहाँ आ ओके। गए। तो अब यहाँ पे क्या था, शुरू में बड़ा चैलेंजेस थे, क्योंकि यहाँ पे नेट कनेक्शन की जी बड़ी हाँ, प्रॉब्लम है। बीएसएनएल के अलावा कुछ चलता नहीं तो है। मुझे, हाँ, बीएसएनएल के अलावा नहीं, एयरटेल चलता है यहाँ, लेकिन वो जैमर्स बहुत लगे हाँ हुए हैं जगह जैमर्स जगह। बहुत है। तो बड़ा यस डिस्टरबेंस हो मैम। जाता है कई बार। फिर तो शुरू में मैंने बंद ही कर दिया, क्योंकि एक दो सेशन लिए, वो हो ही नहीं पा रहा था हम्म। पूरा। फिर मैंने सबको मना किया, मैंने कहा नहीं, रहने दो, मैं नहीं ले हम्म। पाऊंगी। लेकिन फिर सब लोगों को भी लगता है कि अरे आपने बहुत दिनों से नहीं कुछ बोला, आइए आइए, तो फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया। तो अभी तो ईश्वर की कृपा से ठीक जी हो गया मैम। ये वाला सेशन आज का। मैम आप तो मत हाँ, कहिएगा, आपके तो हाँ, हमेशा हमेशा ही सारे स्वाध्याय इतने वंडरफुल हैं कि बहुत अच्छा है ये। हाँ, अनुपमा जी आप कहाँ से हैं? अभी फिलहाल मैं बैंगलोर में हूँ। ओके, आप अभी अपने ग्रुप के बारे में बता रहे थे ना, तो बस मैं जानना चाह रही थी कौन सा ग्रुप आप बता रहे थे? संस्कृति का ग्रुप है क्या? संस्कृति और हिमलता का डिवाइन अच्छा अच्छा, उत्तराखंड क्या? देवभूमि, उत्तराखंड। हाँ, देवभूमि, ओके 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 तो ओके हिमलता मेरे घर के पास ही थी। ओके उसके ओके। हस्बैंड, मेरे हस्बैंड सब फौजी हैं, संस्कृति के हस्बैंड फौजी हैं। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सो तो मच। आई जस्ट वांट टू नो। मैम, लास्ट ईयर रामराजू सर ने बोला था फौजी स्पेशल ग्रुप बनाओ और शुरू करो, तब मैम आई थी मेरे स्पीकर बन के लास्ट जैन में। और उससे पहले हम लोग जेटीटीपी वगैरह किए थे 2-3, जब तब वो थे, हाँ तब हाँ मैम हाँ का तब से सुन रहे हैं हम 4 एग्रीमेंट्स। हाँ हाँ मन ही नहीं हाँ, भरता सही है बात मैम है। से सुनने में, मैम हंसती वहीं रहती से है हमें कितना 4 भी। एग्रीमेंट्स के बारे में पता चला था, बुद्ध बनो से और जेटीटीपी से। उसके बाद हाँ। टीएमसी पे स्वाध्याय सुना था। हम्म। बिल्कुल सबकी हम सबकी जर्नी सेम ही है, स्टार्ट ही साथ ही हुई है सब। हम्म, थैंक यू हाँ अनुपमा जी, ये क्या थैंक यू। हुआ, जो जेटीटीपी शुरू किया ना इन लोगों ने, दीप्ति मैम ने, जी। उससे बहुत अवेयरनेस आई, लोग बहुत जुड़े उससे। यस नहीं मैम। तो उसके पहले हम लोग जैसे, एक्चुअली कोरोना होने से भी फर्क पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन जुड़ गए सब। जी उसके जी। पहले तो घर घर में ध्यान हम कराने जाते थे, तो उतना इम्पैक्टफुल नहीं था वो, जितना बहुत। ये हो गया उसके हम्म। बाद। करुणा हम वही लोग मैं के भी। बोन है मैम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी माध्यम बन गई। वो बोलते हैं ना प्रेमनाथ सर, हाँ कोरोना माता है हाँ, और जूम पिता करुणा, है। पता है, हाँ, बिल्कुल सही। मैं तो हमेशा याद करती हूँ इस बात हाँ। को। तो ऋतु जी को अभी ले मैं। लेते हैं मैम। हाँ, ले लीजिए। थैंक यू अनुपमा जी। हाँ जी ऋतु जी। थैंक यू। हाँ, थैंक यू रितु जी। आपने जो आज बोला था ना कि ये जरूर सेशन सुनना, तो बहुत अच्छा था, वंडरफुल सेशन था। थैंक आत्मवंदन यू। कविता मैम, बहुत अच्छा थैंक सेशन दिया, यू। वंडरफुल।
अभी JTTP हुआ उसमें बस मैंने 4 एग्रीमेंट सुना था, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मतलब पता था, या तो नींद आ गई या कुछ भी, मतलब सुन नहीं पाई थी। लेकिन आज जो सुना तो बहुत, मैंने लिखा भी है, बहुत अच्छा सेशन दिया अच्छा आपने, एक एक पॉइंट थैंक इतना यू। सुंदर था। बहुत ही ये उससे रिलेटेड है, हैप्पीनेस कोर्स से रिलेटेड है ना रितु जी, बिल्कुल। पॉइंट्स जो है मुझे बिल्कुल, मैं लिख रही थी तो सारे याद आ गए मेरे को, रिवाइव हो गए। अब इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से रिवाइव हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक वेलकम अच्छे से बताया वेलकम आपने। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। गीता जी कह रही हैं 5th एग्रीमेंट के बारे में कुछ। मैम 5th एग्रीमेंट के बारे में भी हम आपको स्पेशली बुलाएंगे। यस कृपा जी। हाय गीता मैम। जस्ट कविता मैम आपने इतने, स्पॉटलाइट में लूं। आई थिंक देयर इज मैं सम वीडियो ऑन प्रॉब्लम। नहीं है रितु जी, इट्स ओके। नो नो एक्चुअली मैं आपको स्पॉटलाइट पे नहीं ले पा रही। मेरी वीडियो ऑन नहीं है रितु जी, इसलिए शायद। दैट्स व्हाई। अब ओके। मैम को, हाँ जी मैम को स्पॉटलाइट पे। आई जस्ट वांट से थैंक यू कविता मैम, आपने इतने प्यार से, इतने फुल ऑफ लव एनर्जी से, इतनी सरलता से आपने ये 4 एग्रीमेंट्स की बुक का जो स्वाध्याय किया मैम। सो ब्यूटीफुल वेलकम मैम। वेलकम वेलकम। बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत सुंदर। बिल्कुल अंदर तक जा रहा था मैम। और ये बुक पढ़ी हुई है मैंने पहले मैम। और एक्चुअली व्हेन मैं अपनी बायोटेक्नोलॉजी का कुछ स्टडिंग कर रही थी, इट वाज लाइक 15 इयर्स बैक। उसमें हमारे मुझे एक फिलोसफी की क्लास लेनी पड़ी थी, और उसमें ये बुक हमें रेकमेंड की थी। तो उस टाइम पे मेरे को कुछ समझ नहीं आया था। मैंने कहा क्या है ये, तो मम्मी पापा भी बोलते हैं कि क्या है इस बुक में खास बात कि ये मत करो वो मत करो मैम। लेकिन ये पत्री सर से जुड़ने के बाद पता चला कि इस बुक की क्या वैल्यू है। जैसे ऋतु जी ने बोला कि ये बुक लेके आप एनलाइटमेंट के पाथ पे हैं, सो इट्स रियली ट्रू। और आपने मैम बहुत प्यार से, मैम बहुत ही प्यार से बताया। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। थैंक यू ऋतु जी एज वेल। थैंक यू कृपा जी। थैंक यू मैम, लॉट्स ऑफ लव टू यू। लव यू। ओके। यस मीनू। नमस्ते मैम। रितु नमस्ते ने ही मुझे जी। सबसे पहले ये वीडियो दी थी देखने के लिए, जब मैं मेडिटेशन में आई थी। कहा दीदी इसको अच्छा। सुनो। और वाकई में मैंने जब पहली बार सुना, मेरे अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और एक्चुअल में मैं इतने दिन के बाद, मतलब कहते हैं ना, नया बार बार सुनो कुछ नया सीखने को मिलता है। अभी सुषमा स्वराफ मैम ले रही है सेशंस, हर मंडे उनके सेशंस होते हैं, तो मैं उसमें ज्वाइन करती हूँ। और आज आपने पूरा बुक का किया है ना, रियली मुझे ऐसा लग रहा है फिर से सब कुछ रिमाइंड करा दिया। और कुछ ना कुछ, मतलब हम जो डेली लाइफ में हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम भूल जाते हैं, और हमें कहते हैं ना, रोज याद करते रहो, रोज याद करते रहो, और हमें इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो थैंक यू मैम, आपने फिर से सब कुछ याद दिला दिया। वेरी नाइस वेलकम, सेशन। थैंक यू। आप लोगों को भी, बिल्कुल। आपके कारण मेरा भी रिवीजन हाँ हुआ। बिल्कुल। और एक्चुअली आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो आपकी हंसी बहुत प्यारी लगती है। अरे वेलकम वेलकम, मोस्ट जी वेलकम। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू सो मच। सुषमा जी, सुषमा सराफ जो हैं वो सेशंस ले रही हैं 4 एग्रीमेंट्स पे एवरी मंडे। अच्छा। मैं भी ज्वाइन करती हूँ उनको। और अच्छा। बहुत सुंदर तरीके से इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती हैं वो। एक एक चीज को बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हैं। बहुत एक्चुअली अच्छा। क्या है, ये बुक ही इतनी अच्छी है कि इसको अगर आप 1 महीने तक भी पढ़ो ना, 4 5 पेज, क्योंकि मैं तो बहुत शॉर्ट में पढ़ती हूँ इसको जब मैं सेशन लेती हूँ, क्योंकि मुझे 1 घंटे में, मुझे JTTP की आदत पड़ी हुई है कि 1 घंटे में सेशन खत्म करना है, तो उतने उतने पार्ट्स मैंने लिए। बट अगर आप थोड़ा भी डिटेल में पढ़ो तो बहुत जबरदस्त किताब है ये। बिल्कुल मैम। तब भी मुझे लग रहा था ये बुक मुझे पढ़नी है, तो मुझे सुषमा मैम का लिंक मिल गया था, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। और मैं कभी, मतलब कई बार हुआ, 1-2 बार मिस किया, बट मैं रेगुलर ज्वाइन करती हूँ उनको। और वो कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट करें, वो एक्सरसाइजेस जो है ना आपको बुक के नहीं, इसकी ना, इसकी एक वर्क बुक आती है, मेरे हस्बैंड ओके। वो करते हैं। हाँ, आप अच्छा वो वर्क बुक खरीद लीजिए। इसकी एक ठीक है, वर्क ठीक बुक है। आती है, एक इसकी आती है, एक पावर ऑफ नाउ की भी है। हाँ, पावर ऑफ तो अगर प्रैक्टिसाइजिंग आप वो पावर ऑफ नाउ करेंगे, तो वो चल रहा है ना मैम अभी PMC गुजरात में। प्रैक्टिसिंग। हाँ 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 हाँ, वो चल रहा है। हाँ। वंडरफुल। तो
थैंक यू मैम। ये तो मैं मंगाऊंगी फिर तो एक्सेस। ये बहुत जरूरी है कि हमें डेली याद रखना है ये। और हमें तो ऐसा लगता है कि जो जो हमारा जाने का रास्ता है ना, जितने लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन है, वहां वहां हमें बड़े बड़े पोस्टर्स लगवा देने चाहिए ये 4 एग्रीमेंट्स के। तो हमेशा मैं रिमाइंड। यस। तो गीता जी, मेरे बेटे ने तो स्टिकर लगाया अपने लैपटॉप के ऊपर। यस, वही मैंने कहा, ये हमें ना कई बार हम लोग भूल भी जाते हैं। और ऑल टाइम रिमाइंड करने के लिए आपको अपने सामने पोस्टर्स या इस तरीके की चीजें सामने रखनी चाहिए, जिससे कि आपको क्विक फिर से याद आ जाए कि नहीं नहीं 4 एग्रीमेंट्स याद रखने हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गीता जी कह रही हैं कि सुषमा मैम का जो लिंक है वो मैं शेयर इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो बिल्कुल जब बुक स्टार्ट करवाती है उसके बाद वो किसी को एंट्री नहीं देती हैं। तो कभी फिर से स्टार्ट कराएंगी तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। इन बिटवीन वो किसी को भी एंट्री नहीं देती हैं अपने ग्रुप में। और आप चाह रहे हैं 5th एग्रीमेंट के बारे में जानकारी लेना, तो मैम आप चाहें तो एक गीता जी चाह रही हैं कि आप कुछ बताएं 5th एग्रीमेंट जो इसके बाद जो उनकी बुक है। अच्छा, 5th एग्रीमेंट एक्चुअली यही जो इन्होंने कहा ना कि हम जो सुनते हैं, धारणा बनाते हैं, या जो हम सुन रहे हैं, हम बाहर है दुनिया में, समाज में, हम कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, गानों में कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है। तो इनका कहना है कि जो भी कुछ सुने उसको आप तुरंत उसको सच ना माने, आप उसको थोड़ा सा एक मन में डाउट एक रहे मन में कि जो मैं सुन रही हूँ क्या ये सच है या ये नहीं है, क्या ये मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो है 5th एग्रीमेंट कि आपको सुनना सब कुछ है। ये कहते हैं कि अगर आप सुनोगे नहीं तो सीखोगे कैसे दुनिया में। तो सुनना सब कुछ है, लेकिन क्या अंदर लेना है इस पे सोच के आपको लेना। तो उसके ऊपर ही 5th एग्रीमेंट बुक है। बड़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर बुक है। और अभी तक मैंने इसके जो सेशन लिए वो 3-3 दिन के लिए, क्योंकि वही बात होती है कि जैसे ये 1 घंटे में मैंने सारी पढ़ दी, इतनी मोटी किताब है वो भी। हाँ। पर उसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ती हूँ। तो 3 मतलब करीब करीब 40-40 मिनट के 1 घंटे का एक सेशन होता है, 3 सेशन में उसको लेती हूँ डिटेल में। उसको शुरुआत ही उसकी ऐसी हो गई कि मुझे किसी ने कहा कि नहीं आप तो उसको खूब अच्छे से बताइए, आप उसको शॉर्ट में मत बताइए। तो जब मैंने पीएमसी कोलकाता में, शायद रेखा जी थी, रेखा पोद्दार, तो उन्होंने कहा कि आप तो 3 दिन लीजिए भले, लेकिन आप खुल के बताइए। तो फिर मैंने 3 दिन में उस किताब को खत्म किया और मैंने भी काफी एंजॉय किया, क्योंकि जल्दी नहीं थी, शॉर्ट में नहीं बताना, एंजॉय करके आराम से मैंने बताया। मुझे पता है मैम नेक्स्ट वीक आपका बहुत टाइट शेड्यूल है, आप टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन जब भी आप फ्री हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप 5th एग्रीमेंट हमें इस प्लेटफॉर्म पर भी बताएं। बिल्कुल, जरूर जब भी जरूर। आप फ्री हो जाएं तो प्लीज हम वेट करेंगे फिर से आपके कॉल का। बिल्कुल, जरूर जरूर। फ्रेंड्स, अगर और कुछ आप मैम से क्वेश्चन या आपकी कोई शेयरिंग हो तो प्लीज आप बात करें, अदरवाइज फिर हम मैम को भी फ्री करेंगे, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। तो मैम आई थिंक किसी का कोई शेयरिंग नहीं है, तो फिर से मैं चाहूंगी सभी लोग अनम्यूट होकर मैम को एटलीस्ट थैंक यू बोलें इतनी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। तो मुझे भी सबके चेहरा देखने का मौका अपने मिलेगा। कैमरा ऑन कीजिएगा। देखिए मैम ने भी बोला है कि आप लोग अपने कैमरा ऑन करके मैम को अगर कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, और अनम्यूट करें अपने आप को और प्लीज मैम को थैंक यू जरूर बोलें। मैम थैंक यू सो मैम, उन्होंने आज के लिए देखिए कितना टाइम निकाला है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome, Thank you so much, ma'am. Lots of love to you, ma'am. Thank you. Yes, love you all. Love you so much. थैंक यू सो मच मैम, वेरी मच ग्रेट। हमारी मम्मी रही है कि बिल्कुल आप अच्छी सी लग रही हैं, प्यारी प्यारी। अरे क्या हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। वो अलग से कमेंट कर रही थी, मैंने कि नहीं मैं मिलाऊंगी। नमस्कार जी। मैम ये मेरी मदर हैं और ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं। अच्छा अच्छा, ओ फुल फैमिली इन्वॉल्व हो गई है पीएसएसएम के अरे साथ। वाह, इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। बिल्कुल, सब धीरे धीरे ध्यान ही होते जा रहे हैं। ध्यान जगत ही तो बनाना है हमको। बिल्कुल मैम। और यही सही रास्ता तो यही है ना जीवन जीने का, और कुछ है ही नहीं।
बिल्कुल, ये कहना चाहिए हैप्पीनेस जो चाहिए वो यही आकर हम लोगों को मिली, यही आकर जो सेटिस्फेक्शन, वो हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट जो था जिसको हम ढूंढ रहे थे अपने, ढूंढ रहे थे। माय मॉम इज सेइंग थैंक यू टू यू मैम। थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला और सुना। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने सुना, नहीं तो यूजुअली ऐसा होता है ना कि मम्मियाँ कहती कि अरे ये सब काम हमारे लिए नहीं है अब अब क्या करेंगे। नहीं, मेरी मॉम मेरे अच्छी बात सेशंस है। को जो 4:15 बजे होता है उसको भी ज्वाइन करती हैं, मॉर्निंग का भी एक सेशन ज्वाइन करते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो अपने सेशंस को अपने टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। तो मुझे यही अच्छा लगता है कि उन्होंने जुड़ना शुरू किया। बहुत बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात, क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी को मैं अभी तक ले दे के बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत ध्यान करवा पाई हूँ, लेकिन कोई सेशन सुनने के लिए वो तैयार नहीं होती। और मेरी मदर इन लॉ तो देखती भी नहीं, वो कहती सत्संग दूर रखो। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अगर आपकी फैमिली जुड़ गई है तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच मैम, वेरी वेरी थैंक। शुभ रात्रि आप सभी को, शुभ रात्रि, थैंक यू मैम। फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डिवाइन नाइट मैम, डिवाइन नाइट, थैंक यू। यस, डिवाइन नाइट, डिवाइन।